हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। जो भी भाई बहन मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे हर दिन सुनते हैं, तो आज जो हम सेशन कराने वाले हैं वो है हिंदी की पेडागोगी के ऊपर। देखिए, हिंदी की जो पेडागोगी है ये लगभग आपके सारे ही सब्जेक्ट में आती है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस हो या फिर संस्कृत हो। आपका जो सीटेट का एग्जाम है, मल्टीपल एग्जाम, इसमें कई सब्जेक्ट से आपसे पूछे आते हैं, मगर जो पेडागोगी होती है ये आपके सारे ही सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो चलिए आज का जो सेशन है इसे कंप्लीट करते हैं और इसे आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सके तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आपके नोट्स पेपर के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आपको इधर उधर किताबों में ढूंढना नहीं पड़ता है कि हमने कहाँ कहाँ क्या लिखा था, क्या पढ़ा था। तो आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बताइए क्या? उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, वे किसी के वक्ता के साथ रहते हो। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, छोटे बच्चों की बात की जा रही है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, उन्हें कविताएं याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, मुहावरे याद हो ये भी जरूरी नहीं है, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी छोटे बच्चे की बात हो रही है। अब जरूरी जो है वो ये है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा क्या है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों में कहानियों के शब्दांश, देखिए यहाँ पर के आएगा, के शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना, या फिर बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना ये गलत ऑप्शन है। बच्चों को कहानियों के शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना ये भी गलत है। बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना ये भी गलत है, क्योंकि ये रटन पद्धति नहीं है। आप सबसे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बच्चों में समझ के साथ उनकी समझ के अनुकूल पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। यदि बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चों को हम उसके लेवल के हिसाब से ही उसको पढ़ने और लिखने को कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, भाषा में आंकलन, इकाई परीक्षण, या फिर पाठ्य पुस्तक। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, बाधक तत्व पूछा है। भाषाई प्रयोग के अवसर सही है, इकाई परीक्षण भी हो सकता है सही, पाठ्य पुस्तक भी सही है जो कि जरूरी है, लेकिन जो बाधक तत्व वो क्या हो सकता है? देखिए, वो होगा आपका ऑप्शन बी, भाषा में आंकलन। अब देखिए ये कैसे होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या होता है? अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, और विविध भाषिक जो बच्चे होंगे इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होगी, तो इनकी भाषा का जो आंकलन करने में किसको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी? वो अध्यापक को आएगी। इसीलिए भाषा में आंकलन यही आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का सही क्रम पूछा गया क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होगा? बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। बताइए इनमें से क्या सही होगा? तो देखिए, राइट ऑप्शन आपका होगा सुनना। सुनना ऑप्शन बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहां पर देखिए पढ़ना ये वाला होगा, तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना।
ये आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुबोपोली। अब देखिए, सु से हो गया सुनना, बो से बोलना, और पढ़ना, और ली से लिखना। ये हो गया आपका, मतलब आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही भाषा सीखने का सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा क्या है? जटिल प्रक्रिया है, तार्किक व्यवस्था। यहाँ पर देखिए वस्तु की जगह ये व्यवस्था होगा। क्या होगा? व्यवस्था। तार्किक व्यवस्था है, या फिर समस्यात्मक वस्तु है, या फिर नियमबद्ध व्यवस्था? बताइए क्या है, भाषा क्या है? तो देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे देश की डैश विविधता हमारी एक भाषाई डैश है। बताइए क्या हो सकता है इसमें? साहित्यिक चुनौती, भौगोलिक विस्तार, या फिर भाषिक संबंध, या फिर भाषिक हथियार? बताइए क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए, चुनौती नहीं हो सकता, विस्तार भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भौगोलिक विस्तार पूछा गया है। भाषिक हथियार ये भी नहीं हो सकता। तो बताइए क्या हो सकता है? अब आपका बचा ऑप्शन सी, हमारे देश की। यहाँ पर देखिए आ जाएगा भाषिक। क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा भाषिक। भाषिक। और हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबंध है। संबंध है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइए। रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा, या फिर राजा रानी? किसको देंगे? कक्षा 8 के बच्चे हैं, बताइए। तो देखिए, इसमें रहस्य रोमांच, इसको ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कैसे? रहस्य रोमांच जहां होगा, बच्चे उसे जानने की उतनी ही क्यूरियोसिटी रखेंगे, यानी उनके अंदर उतनी ही जिज्ञासा बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है रहस्य और रोमांच होना चाहिए, जिससे बच्चे उसे जानने में उत्साह दिखाएं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रसित है। बताइए किससे ग्रस्त है? कोई एक बच्ची है जो कि पढ़ते समय अटकती है। अब बताइए, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या फिर अफेजिया? बताइए किससे ग्रस्त है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्टार मार्क कर लें। अब ये किससे ग्रस्त है मोना? तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी से जितने भी आपके पॉइंट हैं वो सभी आप याद कीजिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोना है वो किससे ग्रस्त है? क्योंकि पढ़ने से संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये पढ़ने से संबंधित होता है। किससे होता है? पढ़ने से संबंधित। और डिस्ग्राफिया किससे होता है? लिखने से संबंधित। किससे होता है? लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया ये मैथ की मतलब गणना से संबंधित होता है, गिनती से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आंकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है बातचीत, प्रश्न निर्माण, या फिर श्रुतलेख अवलोकन? बताइए। यहाँ पर देखिए श्रुतलेख होगा। क्या होगा? श्रुतलेख होगा। इसका मतलब होता है सुनना, सुना हुआ। ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो वो होगा आपका श्रुतलेख। क्या होगा? श्रुतलेख। इसका मतलब होता है सुनना, जो कि सबसे कम प्रभावी है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो है बातचीत करना, प्रश्न निर्माण करना, अवलोकन करना। ये सबसे ज्यादा प्रभावी है कक्षा 7 के बच्चों के लिए, उनके भाषा के आंकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? इस तरह के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप स्टार मार्क कर लें इस पर। कौन सी विधि पूछी गई है जो प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? अनुकरण विधि, व्यक्तिरेखी विधि, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर ध्वन्यात्मक विधि? बताइए कौन सी विधि होगी जो प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? तो देखिए ये होगी अनुकरण विधि। कौन सी होगी? अनुकरण विधि।
क्यों होगी? क्योंकि बच्चे की जो प्राथमिक भाषा है वो उसके घर की भाषा होती है। जैसे वह नकल करके सीखता है। कैसे सीखता है? नकल करके सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है और इसी नकल करने को ही अनुकरण कहते हैं। क्योंकि बच्चा जब घर से आता है तो वो कोरी कोरिलेट नहीं होता है, वो अपने घर से भी कुछ ना कुछ सीख कर आता है। तो इसको बोलेंगे अनुकरण विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1449 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। जो 14 सितंबर है इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इस तिथि में क्या हुआ था? 1449 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। अब बताइए ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21 से 343 है या फिर 443 में या फिर 343 में? बताइए किस में आता है ये? तो ये आता है 343 में। किस में आता है? 343 में। अब इसमें देखिए जो हिंदी भाषा का जिक्र जो दिया गया है वो है 343 से 351। क्या है? 351 इसमें हिंदी भाषा का जिक्र है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? पियाजे, चोम्स्की और स्किनर या फिर ब्रूनर? बताइए किससे संबंधित है भाषा अर्जन? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए ये चोम्स्की, भाषा अर्जन जो सिद्धांत है ये चोम्स्की का है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन? बताइए इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो देखिए वो हो जाएगा बाल साहित्य। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। इसकी सहायता से क्या होता है? इसमें बच्चों को हम लोग पिक्चर की सहायता से, कहानियों की सहायता से उनको पढ़ना सिखाते हैं और इसमें भाषा को बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कहानियों के जरिए प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट बढ़े और बच्चा रोचकता से सुने, पढ़े, आगे बढ़े। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है या अनुचित है? बताइए भाई बच्चे की जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है। और यदि वह हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है अपनी कक्षा में तो स्वाभाविक है, वह हिंदी सीख कर आया है तो हिंदी ही बोलेगा। तो ये आपका स्वाभाविक होगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? जो बहुभाषिकता है वो हमारी पहचान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता संस्कृति। यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता, यहाँ क्या आ जाएगा? सभ्यता आ जाएगा, सभ्यता। और दूसरी जगह क्या आ जाएगा? संस्कृति, संस्कृति का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए ऑप्शन ए लगा लीजिए आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता जो विकास है उसमें बताइए क्या होगा? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं या फिर अनुपयोगी हैं? बताइए किस तरह के हैं? तो देखिए ये सहायक होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, इनको हम कार्टून, भाषण, विज्ञापन, पिक्चरों के द्वारा उनको दिखा के, पिक्चर दिखा करके उनको हम क्या करते हैं? उनको समझाते हैं, भाषा को और रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है और ये सारे रिसोर्स हैं भाषा क्षमता के विकास के, बच्चों को आगे बढ़ाने के। तो ये इसमें आ जाएगा सहायक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5 शब्द की जगह रिक्त स्थान है, जिसे बच्चों को भरना है। गीता ने किसका प्रयोग किया है? देखिए गीता क्या है? एक टीचर है। मान लिया उसने एक शॉर्ट स्टोरी दी बच्चों को जिसमें बीच बीच में वर्ड मिस है
और बच्चों को उसे फिल करना है। तो बताइए इसको कौन सा परीक्षण कहते हैं? पठन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, लेखन परीक्षण या फिर क्लोज परीक्षण? तो देखिए इसको बोलते हैं क्लोज परीक्षण। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बताइए कैसे किया जा सकता है? जो उनका राइटिंग स्किल है वो किस तरह से उसमें आप डेवलप कर सकते हैं? रेखांकन, चित्रांकन, रेखांकन लिपि चिन्हों द्वारा। बताइए कैसे कर सकते हैं? क्या चित्रांकन लिपि चिन्हों द्वारा या फिर लिपि चिन्ह अक्षर बनाकर किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए हम कर सकते हैं रेखांकन और चित्रांकन द्वारा। उनको रेखाएं खींचकर बताना या चित्रों के माध्यम से बताना, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो कुछ बनाने का या कुछ करने का प्रयत्न करें। तो इसे हम ऑप्शन ए में लेंगे। रेखांकन और चित्रांकन द्वारा हम बच्चों का जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या फिर समझने की। तो जो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं को समझने की क्षमता से लैस होते हैं, समझने की क्षमता और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुभाषी परिवेश से आए हैं। कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है। तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं वो 2-3 भाषाओं को समझने की क्षमता से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत? बताइए क्या बोलते हैं? भाई जब बच्चा अनुकरण कर रहा है, किसी की नकल कर रहा है, तो क्या कर रहा है? उसका अभ्यास कर रहा है। तो ये हो गया आपका अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की आगमन पद्धति में डैश। बताइए क्या होता है? जटिल से सरल की ओर जाते हैं या फिर उदाहरण की ओर जाते हैं या फिर नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं या व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होते हैं? क्या होता है? तो देखिए जो आगमन पद्धति है एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उदाहरण की ओर जाते हैं। ये एग्जाम्पल टू रूल चलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। किसके साथ है अंतर्निहित भाषा का संबंध? पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की या फिर स्किनर? किसके साथ है? तो देखिए ये है चॉम्स्की के साथ। इसमें आप स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से भाषा क्षमता या भाषा अर्जन, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी या विदेशी? क्या होना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो हमारी शिक्षा का माध्यम है वो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, घर की भाषा, घर की बोली हुई भाषा इसमें होना चाहिए। जब बच्चा विद्यालय आएगा तो वह घर की भाषा उसको ही बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। बताइए कौन सी है? बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या फिर बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं? बताइए व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, कौन सी हो सकती है? इसमें सबसे अच्छी वाली बतानी है आपको, उचित वाली बतानी है। तो देखिए वो होती है बच्चे उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, यानी आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? इसमें नियम टू उदाहरण होता है, नियम टू एग्जाम्पल, यानी रूल टू एग्जाम्पल। और आगमन विधि में क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है और निगमन विधि रटंत विधि। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जांच सूची या मौखिक अभिव्यक्ति या साक्षात्कार या फिर लिखित परीक्षा? आप किसको सही मानते हैं प्राथमिक स्तर पर? तो देखिए वो हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए ये सही कैसे है कि यदि आप जब किसी का व्यवहार जानना चाहोगे तो आप उससे बात करोगे, उसी तरह बच्चों का आकलन करना है तो आप उससे क्या करेंगे? संवाद करेंगे। इसी तरीके से आप बच्चे का आकलन कर सकते हैं, उनकी भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।